अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। निहत्थे फ़लस्तीनियों पर नहीं थम रहा है इस्राएली फ़ौज की बमबारी का सिलसिला। ताज़ा इस्राएली वहशियाना कार्रवाई में मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। हमास जंगजुओं के हमलों के खौफ से इसराइल पर लर्ज़ा तारी। डर और खौफ से इस्राएली फोर्स ने बमबारी करके अपने ही 4 होस्टेजेस को कर दिया कत्ल। इस्राएली पीएम को जंगबंदी पर राजी करने में नाकाम अमेरिकी सदर ने अब किया बड़ा दावा। कहा, खुद को सियासी तौर पर बचाने के लिए गजा की जंग को लंबा खींच रहे हैं नेतन्याहू। तीसरी मर्तबा मरकज में हुकूमत बनाने की मोदी की ख्वाहिश को नीतीश कुमार दे सकते हैं झटका। तेजस्वी यादव के साथ एक ही फ्लाइट में सफर करते नजर आए। आज रात एनडीए और इंडिया अलायंस की होगी अहम मीटिंग। महाराष्ट्र में भी हो सकता है बड़ा खेल। शिंदे शिवसेना के 4 से 5 एमपी उद्धव ठाकरे से राब्ते में। संजय राउत ने भी कहा, हमारे पास 250 से ज्यादा सीटें, बना सकते हैं मरकज में हुकूमत। और जो राम को लाए हैं उन्हें ही लाएंगे का नारा बीजेपी को पड़ा भारी। भगवान राम और राम मंदिर का कार्ड नहीं आया बीजेपी के काम। अयोध्या में बीजेपी को मिली शर्मनाक शिकस्त। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इजरायली फौज की गजा पर बमबारी का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसराइली फोर्स की वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़िज़ाई हमलों में सेंट्रल और साउथ गजा में 15 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें ख़वातीन और बच्चों समेत इमदादी कारकुनान और पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। इसराइली अफवाज की जानिब से वस्ती गजा के इलाके देर अल-बलाह के ब्रिज कैंप पर चढ़ाई के दौरान भी मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि फ़जा से भी इलाके में बमबारी का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने रफा में इसराइली फौजियों, टैंकों और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को रॉकेटों से निशाना बनाया है। हमास के ठिकानों को तबाह करने की कोशिश में इसराइली फौज ने अपने 4 यरगमालियों को भी मौत के घाट उतार दिया। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक इसराइली फौज ने शहर खान यूनिस में हलाक होने वाले यरगमालियों की शनाख्त 79 ईयर्स के चैन पेरी, 80 साला योराम मेडजकर, 85 साला अमेराम कूपर और 51 साला एन वेल के नाम से जाहिर की है। इन चारों में से नेदा पोपेल वेल की हलाकत की खबर हमास की जानिब से जारी की गई एक वीडियो में दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि इसराइली बमबारी से जख्मी होने वाला पोपेल वेल जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा है। ताहम गुज़िश्ता बरस दिसंबर में हमास की तरफ से जारी की गई एक और वीडियो में बाकी 3 यरगमालियों को जिंदा दिखाया गया था, जो हमास के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अपनी ही फौज की बमबारी में हलाक हो गए थे। इस्राएली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्लाह की जानिब से किए जाने वाले हमलों की वजह से लगने वाली आग से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। मकबूजा फ़लस्तीन के नॉर्थ महाज के खिलाफ हिजबुल्लाह के हालिया शदीद हमलों ने इस इलाके में बड़े पैमाने पर तबाहकुन आग भड़का दी है। सिहूनियों के मुताबिक इन नुकसानात की भरपाई में कई साल लग सकते हैं। हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से खौफनाक आग का शिकार होने वाले बड़े इलाकों की तामीर नौ की ज़रूरत है और उसमें कई साल लग सकते हैं। ये बात खुद इसराइली ज़राए अबलाग ने तस्लीम की है। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि दुनिया देख रही है
कि सियोनी हुकूमत का बतदरीज खात्मा हो रहा है। ज़राए के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनेई का ईरानी इनक़लाब के बानियों और साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी की बरसी के मौके पर तेहरान में ख़िताब के दौरान कहना था कि दुनिया देख रही है कि सियोनी हुकूमत का आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सियोनी हुकूमत ने गज़ा जंग शुरू करके अपने आप को बंद कॉरिडोर में फंसा लिया है। गज़ा की जंग की वजह से इसराइल के अरब दुनिया से ताल्लुकात और ख़ित्ते पर हुक्मरानी का मंसूबा भी खटाई में पड़ गया है। इसराइल को हथियारों की बेइंतहा सप्लाई करने के बाद अमेरिका ने अब इसराइली पीएम के खिलाफ महाज खोल दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हालिया बयान में दावा किया है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुद को सियासी तौर पर बचाने के लिए गज़ा की जंग को लंबा खींच रहे हैं। सदर जो बाइडन ने मंगल को शाये होने वाले इंटरव्यू में गज़ा में हमास के अस्करियत पसंदों के खिलाफ जंग में इसराइल के तर्ज अमल और फ़लस्तीनियों की बढ़ती हुई हलाकतों पर तनक़ीद की है। एक ऐसे वक्त में जब जंग 8 माह के करीब पहुंच रही है, इसराइली रहनुमा को मतज़ाद मुतालबात का सामना है। एक तरफ बाइडन और दीगर आलमी रहनुमाओं की तरफ से इस तनाज़े को ख़त्म करने का मुतालबा किया जा रहा है। फ्रांस में फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के तौर पर रिवायती फ़लस्तीनी रुमाल, जिसे केफिया कहा जाता है, उसे पहनना खातून के लिए जुर्म बन गया। पुलिस ने रिवायती फ़लस्तीनी स्कार्फ पहनने एक खातून को हिरासत में लिया और उस पर जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने इस खातून पर लियोन में एक गैर कानूनी मुजाहरे का हिस्सा होने का इल्ज़ाम लगाकर ये कार्रवाई करने का दावा किया है। कैफिया दरअसल क्या है? क्या ये महज मशरिक़ वस्ता का एक रिवायती स्कार्फ है? फ़लस्तीनी मज़ाहमत की अलामत, यहूदी बिरादरियों के लिए एक समझे जाने वाला ख़तरा, या नफ़रत अंगेज़ जराइम का वाज़ेह हदफ है? दरअसल दुनिया भर में कैफिया मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के तौर पर पहना जा रहा है, लेकिन इसराइल के इत्तेहादी फ्रांस में फ़लस्तीनियों की निशानी या इजहार एकजहती के लिए कैफिया जैसी कोई अलामत भी काबिल जुर्म बन गई है। Donc voilà, donc là elle vient de recevoir une amende alors qu'elle est seule et elle vient de recevoir une amende pour manifestation Parce que interdite. I'm wearing a Palestinian kufiyya helmet. In what world we're living? C'est hallucinant. Literally. Et j'ai demandé, parce que je sais sincèrement pas, j'ai demandé qu'il m'explique la procédure avant. C'est Donc une voilà. tenue traditionnelle. Donc l'agent lui a demandé de donner son identité pour un contrôle d'identité et finalement elle sera verbalisée, elle recevra une amende pour avoir porté une tenue. Elle était là toute seule ici. Elle présente la manifestation en Lyon qui est invisible. Voilà. Donc verbalisée pour participation à une manifestation interdite. Hallucinant. वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट सामने आने के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। एक ही जहाज में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आगे पीछे बैठे हुए नजर आए। दोनों एक साथ दिल्ली जा रहे हैं। इसे लेकर वीडियो सामने आया है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या बिहार के ये चाचा भतीजे फिर एक साथ हो जाएंगे? इस मर्तबा किसी भी सियासी पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत नहीं मिली है। मरकज में अब इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। एनडीए ने हालांकि 272 जो हुकूमत बनाने के लिए फिगर होता है उसे क्रॉस तो कर लिया है, लेकिन बीजेपी को अपने दूसरे इत्तेहादी पार्टियों के सपोर्ट से हुकूमत बनानी पड़ेगी। अब ऐसे में एनडीए में शामिल नीतीश कुमार का इंडिया अलायंस के लीडर तेजस्वी यादव के साथ एक फ्लाइट में दिल्ली जाने का वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और अब ये बातें जोर पकड़ने लगी है कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर इंडिया अलायंस में दोबारा शामिल हो सकते हैं।
और इस तरह इंडिया अलायंस की हुकूमत बनाने का ख्वाब नीतीश कुमार पूरा तो करेंगे, साथ ही साथ वो हीरो के रोल भी अदा कर सकते हैं। बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए ने लोकसभा इलेक्शन में ज्यादा सीटें तो ला ली हैं, लेकिन इसका पूरा दारोमदार इत्तेहादी पार्टियों से है। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े करने वाले एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अब खेल यहां बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। खबरें सामने आ रही हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 में से 4 एमपी उद्धव ठाकरे शिवसेना में शामिल होने के लिए तैयार हैं। वह उद्धव ठाकरे के साथ राब्ते में हैं। महाराष्ट्र में कुछ महीनों बाद ही असेंबली इलेक्शन भी होने हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस का महाराष्ट्र में बेहतर मुजाहरा बाकी होने वाले लीडरों की आंखें खोल रहा है और एनसीपी और शिवसेना के जितने लीडर बाकी होकर बीजेपी के साथ चले गए थे वो अब घर वापसी कर सकते हैं। इस दरमियान उद्धव ठाकरे शिवसेना ग्रुप के सीनियर लीडर संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इंडिया अलायंस में पीएम को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। अगर राहुल गांधी पीएम बनते हैं तो हम उन्हें कबूल करेंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन ये जो तानाशाही है देश में उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि कल वो हो जाएगा। नंबर्स किस आ रहे जो काफी कम है, ऐसे में क्या टीवी की जेडी अन्य दल है, जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। वो सरकार बनाने अगर जा रहे तो जाने दो, हम उनका स्वागत करेंगे। डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र को मानते हैं, उनको सरकार बनाने का तैयारी करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हमारे पास भी आंकड़ा है, हम भी अभी 250 तक तो है। हमको तो आप लोग 100 सीट भी देने के तैयार नहीं थे। लोगों ने हमको 250 सीट दी और सरकार बनाने का मैंडेट है। आपके पास कहाँ मैंडेट है? अगर चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार जी ने ये तय कर लिया कि हमको तानाशाह के साथ नहीं जाना है, हमें लोकतंत्र के साथ जाना है, हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करना है, और ये दोनों नेता ने अब तक तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया है, कुछ चंद्रा बाबू जी हो या नीतीश कुमार जी हो। मुझे नहीं लगता है लोग तानाशाह के साथ जाएंगे। अयोध्या जो कभी फैजाबाद हुआ करता था, यहाँ तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाकर हिंदुत्व कार्ड खेलने वाली बीजेपी को ही शर्मनाक शिकस्त मिली है, जिससे जाहिर होता है कि नफरत की सियासत पर मोहब्बत गालिब आ गई। अयोध्या से बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद ने 56,000 की बड़ी लीड से शर्मनाक शिकस्त दी है। काबिल जिक्र है कि पीएम मोदी समेत योगी आदित्यनाथ और दिगर बीजेपी के तमाम बड़े बड़े लीडर इलेक्शन में राम मंदिर का जिक्र करते हुए नजर आते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन हालत ये हो गई कि अयोध्या तो क्या, अयोध्या के आसपास की भी तमाम सीटों पर बीजेपी को बदतरीन हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अपने इंतखाबी जलसों में प्रोपेगेंडावार करते हुए ये दावा किया था कि अगर कांग्रेस आई तो वो भगवान राम को फिर से टेंट भेज देगी। इस दावे के बावजूद भी बीजेपी को अयोध्या और आसपास के इलाकों में मिली हार इस बात का सबूत है कि लॉर्ड राम कभी बीजेपी के काम नहीं आए और न ही राम मंदिर का बीजेपी को कोई फायदा मिला है। अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल लाइन की बात है, तो वो शेड्यूल लाइन में डाला जाए और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी यूपी में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अयोध्या जी दिए भाई जी बिल्कुल। तो हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में
इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे। आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। चाचा को लाएंगे साथ में अगर अयोध्या और आसपास के इलाकों में मिली करारी हार के बाद सिंगर सोनू निगम लोगों के निशाने पर आ गए हैं। हालांकि ये सब कुछ गलतफहमी से हुआ है। दरअसल बिहार के रहने वाले एक वकील, जिनका नाम भी सोनू निगम है, उन्होंने इस मामले पर एक्स पर पोस्ट करते हुए अफसोस जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि जिस सरकार ने पूरे अयोध्या को चमका दिया, नया एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया, 500 सालों के बाद राम मंदिर बनवा कर दिया, पूरी की पूरी एक टेम्पल इकोनॉमी बना कर दी, इस पार्टी को अयोध्या की सीट पर जद्दोजहद करना पड़ रहा है। शर्मनाक है अयोध्या वासियों। अब सोनू निगम ये पोस्ट करके तो चल दिए, लेकिन इसके बाद लोगों ने सिंगर सोनू निगम समझकर उन्हें खूब ट्रोल करना शुरू कर दिया। करीब 14,000 लोगों ने सोनू निगम के इस पोस्ट पर कमेंट किया है। कुछ कमेंट में तो उन्हें गालियां भी दी गई हैं। बहरहाल उन्हें जवाब देते हुए लोगों ने कहा कि इसी अयोध्या में गरीबों की जायदाद सस्ते में बीजेपी वालों ने खुद खरीदकर मंदिर को 10 गुना रेट में बेच दी। राम मंदिर का चंदा खा गए। थू है ऐसी पार्टी और उसके सपोर्टर पर। एक और यूजर ने लिखा कि सोनू निगम, तुमको गाना गाने का मौका भी मिला, जिनका मकान तोड़ा गया उनसे कभी मिले हो या फर्जी गाना गाने बैठे हो? तुमको शर्म आनी चाहिए। जब कुछ पता ना हो तो गाना नहीं गाना चाहिए। वेस्ट बंगाल में बीजेपी को बदतरीन शिकस्त देने वाली तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने दावा किया कि हिंदुस्तान की आवाम, खास तौर पर वेस्ट बंगाल के लोगों ने बीजेपी की कमर तोड़ दी है। बता दें कि वेस्ट बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 29 पर बड़ी जीत हासिल की है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी को अपनी दोस्त पार्टियों की मदद के बगैर अक्सरियत मिल जाती तो मुल्क का वजूद ही खत्म हो जाता। आज इतना जाति करने का बाद भी, इतना एट्रोसिटीज करने का बाद भी, इतना रुपया खर्चा करने का बाद भी मोदी जी का इतना अहंकार, इतना अमित शाह का अहंकार, इतना बीजेपी का अहंकार, हमारा स्टेट में ऑल लीडर को थ्रेट किया फोन में, हमारा स्टेट में हर काउंसिलर को थ्रेट किया, हमारा स्टेट में हर एमएलए को थ्रेट किया, किसी का पास तो रुपया भी भेजा। वो तो हमारा जानकारी में है, 2-3 सीट में वो हम इंक्वायरी करके लेंगे। लेकिन बात ये बड़ा है, इतना जाति करने का बाद भी इंडिया जीता है और मोदी हारा है। अब देखिए जो अयोध्या लेके ऐसा कांड किया है, अयोध्या में हारा है। मोदी जी का सीट में क्या है, पोस्टल बैलेट में भी हारा था। मैंने जो सुना, पहले तो 5 लाख वोट में जीता था, अभी क्या हुआ? इतना अहंकार किसी के लिए ठीक नहीं है। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। लेकिन हम चाहते हैं मोरल ग्राउंड से मोदी जी रिजाइन करें, होम मिनिस्टर रिजाइन करें। लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ा, ये इलेक्शन हमने बीजेपी, ईडी, सीबीआई जैसे इदारों के खिलाफ भी लड़ा है, क्योंकि इन सभी इदारों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने डराया धमकाया है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए और उस रोल को
काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया। और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा, हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन। हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। यह जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार और साबिक एमपी इम्तियाज जलील को शिकस्त हुई है। नताइज के बाद रात गए इम्तियाज जलील ने अपने हामियों से जज्बाती खिताब किया। उन्होंने नम आंखों से अपने मुखालिफिन को पैगाम दिया कि मैं हारा हूं लेकिन तुम भी जीते नहीं हो। मैं अगर हार गया हूं तो उन लोगों को ये कहना चाहता हूं, आप हारे नहीं, जिंदगी बाकी है, तुम भी जीते नहीं हो। तुम जिंदगी भर जब भी कभी ईमानदारी के साथ अपने दिल पे हाथ रखेंगे तो जिंदगी भर तुम्हें ये दर्द सताएगा कि इस शहर से मुसलमानों की क़यादत खत्म करने में मेरा भी हाथ था। ये गुनाह लेकर तुम जिंदगी भर जिए। अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो तुम्हें यह एहसास बार बार होता रहेगा। आज इम्तियाज जलील अगर हारा है तो शायद तुम एक बात खुशी मना रहे होगे। मैं जो चाहता था इम्तियाज जलील यहाँ से नहीं जीतना चाहिए, उसमें तुम्हें कामयाबी मिल गई होगी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, संदीपान भुमरे जीतने के बाद भी इतनी सारी मोहब्बत वो लोगों की नहीं पा सकता। मैं जब गाड़ी से निकल रहा था और नौजवान लड़के तो बिलाल मुझे गाड़ी में कहता है
अहमद साहब ने इस हद तक भी चले गए थे कि इम्तियाज जलील कादियानी है, यहां तक इल्जाम मैंने बर्दाश्त किया था कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कौन सा नेता है जो इस तरह की भाषा के अंदर उसको जवाब देगा। और मैंने उस भाषण के अंदर कहा था कि जिस भाषा में तू बोलेगा उस भाषा के अंदर तुझे जवाब दूंगा। हमारा गुनाह क्या है? हम आपकी आवाज बनकर खड़े रहे। हमारा गुनाह क्या है कि हम आपके लिए लड़े, हम आपके लिए खड़े रहे। कोई गैर अगर मेरी मुखालिफत करता मुझे इतना दुख नहीं होता, इतना अफसोस नहीं होता। लेकिन आज मैं अगर ये सोचता हूं कि 40-44 साल हो चुके हैं जब आखिरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काजी सलीम साहब यहां से चुनकर आए थे। कितने ऐसे नौजवान होंगे जिनकी उम्र भी नहीं है इतनी, जिन्हें मालूम नहीं है मेरा लीडर कैसा है। आज मैं जब आज के नतीजे के ऊपर जब मैं नजर दौड़ाता हूं तो मुझे ये यकीन हो जाता है कि मुसलमानों की क़यादत इस मुल्क के अंदर गैरों से ज्यादा मुसलमानों ने ही खत्म किया है। बेशक कोई शक नहीं। 3 हदीस की बातें करने वाले अपनों ने ही लूटा। कौम और मिल्लत क्या बात है? मेरी कौम के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जिसको मिलकर इज्जत की नजर से देखे, गैर लोग भी उसको इज्जत की नजर से देखे। मुझे सिखा रहा जिसकी सारी जिंदगी किन धंधों के अंदर गुजरी है और आज सिर्फ वही नहीं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। निहत्थे फलस्तीनियों पर नहीं थम रहा है इस्राएली फौज की बमबारी का सिलसिला। ताज़ा इस्राएली वहशियाना कार्रवाई में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। हमास जंगजुओं के हमलों के खौफ से इस्राएल पर लर्जा तारी। डर और खौफ से इस्राएली फोर्स ने बमबारी करके अपने ही 4 होस्टेजेस को कर दिया कत्ल। इस्राएली पीएम को जंगबंदी पर राजी करने में नाकाम अमेरिकी सदर ने अब किया बड़ा दावा। कहा खुद को सियासी तौर पर बचाने के लिए गजा की जंग को लंबा खींच रहे हैं नेतन्याहू। तीसरी मर्तबा मरकज में हुकूमत बनाने की मोदी की ख्वाहिश को नीतीश कुमार दे सकते हैं झटका। तेजस्वी यादव के साथ एक ही फ्लाइट में सफर करते नजर आए। आज रात एनडीए और इंडिया अलायंस की होगी अहम मीटिंग। महाराष्ट्र में भी हो सकता है बड़ा खेल। शिंदे शिवसेना के 4 से 5 एमपी उद्धव ठाकरे से राब्ते में। संजय राउत ने भी कहा हमारे पास 250 से ज्यादा सीटें, बना सकते हैं मरकज में हुकूमत। और जो राम को लाए हैं उन्हें ही लाएंगे का नारा बीजेपी को पड़ा भारी। भगवान राम और राम मंदिर का कार्ड नहीं आया बीजेपी के काम। अयोध्या में बीजेपी को मिली शर्मनाक शिकस्त। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।